अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग एक ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस MFLO इसको कहते हैं। 1961 में ये आया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग इस ऑर्डिनेंस का देखें, हिस्टोरिकल बैक द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन पाकिस्तान ऑन 7 अक्टूबर 1958। फर्स्ट मार्शल लॉ जब इम्पोज हुआ था 7 अक्टूबर बाय जनरल मोहम्मद अयूब खान की तरफ से ये हुआ था। एंड ही लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और लेटर ये जो थे ना प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान के। रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमीशन टर्म है कमीशन ऑफ ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज। एक इन्होंने कमीशन बनाया था जिसका नाम था कमीशन ऑन मैरिज कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज के ऊपर ये कमीशन था। दैट कमीशन पुट फॉरवर्ड सम रिकमेंडेशन एंड मेजर जनरल अयूब खान प्रोक्लेम्ड एन ऑर्डिनेंस एज मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। कमीशन ने इनको कुछ एडवाइजेस दी और एडवाइजेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, इसको अमल करते हुए एक ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम कर दिया। ठीक है, जिसको मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस हम लोग कहते हैं। MFL लॉ एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान अप्लाइज टू ऑल सिटीजन आर मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन हैं सब के ऊपर अप्लाई होगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, इसका साइलेंट फीचर्स क्या है। MFL लॉ ब्रॉट मैनी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर्स के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया। फैमिली मैटर्स के जितनी भी चेंजेस आए, इट अबॉलिश्ड इवल कस्टम्स, जितने भी इवल कस्टम्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया। प्रिवेलिंग इन सोसाइटी एट दैट टाइम, जितने भी उस टाइम पे कोई कस्टम्स थे, बैड कस्टम्स थे, उनको ख़त्म कर दिया। इट इंट्रोड्यूस अ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, एक प्रॉपरली एक प्रोसीजर बताया गया कि यार ये प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का और डिवोर्स का प्रोसीजर भी इसके अंदर बताया गया। द साइलेंट फीचर्स ऑफ MFL आर कैन प्रॉपरली बी अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, इनको हम लोग कैसे समझेंगे। ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज, अब ये जो सबसे पहले इसका है कि ऑर्डिनेंस टू द प्रोविजन ऑफ MFLO शैल अफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग विद एनी लॉ कस्टम और यूसेज। ये किसी भी कस्टम या यूसेज और किसी के ख़िलाफ़ नहीं होगा। ठीक है, ये किसी भी नॉट विद स्टैंड अफेक्ट नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज ओनली टेक प्लेस ओनली इन अकॉर्डेंस विद MFLO। ठीक है, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होगी तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू होगी। ठीक है, अब निकाहनामे के ऊपर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का लिखा होता है। प्रोविजंस ऑफ CPC आर्बिट्रेशन एक्ट एंड एनी लॉ रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट शैल नॉट अप्लाई ऑन आर्बिट्रेशन प्रोसेस और कौंसल। अच्छा, आर्बिट्रेशन कौंसल एक उसमें होती है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में। ये हम आर्बिट्रेशन कौंसल क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर CPC का या आर्बिट्रेशन कौंसल एक्ट जो है या किसी भी तरह का कोई भी एक्ट ऐसा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ MFLO एंड आर्बिट्रेशन कौंसल इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द कंसल्टेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ये एक आर्बिट्रेशन कौंसल क्या होती है कि एक आर्बिट्रेशन के लिए होती है। ठीक है, दोनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए, दोनों में उनको रिकन्सिलेशन करवाने के लिए होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इन केस ऑफ डिवोर्स, अगर कोई डिवोर्स हो जाती है तो उनके दरमियान अगर जो सुलह करवाने के लिए होती है वो आर्बिट्रेशन कौंसल होती है। ठीक है, कौंसल इज़ बाउंड टू टेक ऑल स्टेप्स, और कौंसल क्या होती है, बाउंड होती है सारे स्टेप्स लेने के लिए ताकि दोबारा से रिकन्सील किया जा सके मैरिज को। ठीक है, तो ये इसका नंबर 1 था। इसका दूसरा हम लोग देखें सक्सेशन के बारे में। इसमें Prior to MFLO, grandchildren has no shares in the property left by the grandfather, but the section 4 of MFLO states that। ठीक है, अब उससे MFLO के आने से पहले पहले जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते थे ना उनका कोई शेयर नहीं होता था किसी भी लेफ्ट, अगर ग्रैंडफादर के लेफ्ट बाय द ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर के अंदर। अब अगर देखें इस तरह होता था कि अगर कोई देखें बाप मर गया दरमियान में। ठीक है, दादा इस टाइम पे ज़िंदा हैं और दरमियान में बाप मर गया तो पोतों को उसमें हिस्सा नहीं मिलता था। पर MFLO जब आया तो उसके बाद इन्हें ये मिलना चाहिए। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर बिफोर ओपनिंग द सक्सेशन, जब तक सक्सेशन ओपन नहीं हुई, मतलब कि फादर अभी तक और ग्रैंडफादर अभी तक मरा नहीं है। ठीक है, तो इन केस ऑफ, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ सच और डॉटर सन और डॉटर शैल बी पर स्ट्राइप शेयर इक्वलेंट टू द शेयर दैट देयर वुड रिसीव इफ अलाइव। ठीक है, तो उनको उतना ही शेयर मिलेगा अगर वो अलाइव होते, उनके बच्चों को उतना ही शेयर मिलेगा अगर वो अलाइव होते। ठीक है, तो उनको उतना शेयर मिलेगा। ठीक है, अब अगर बाप जिंदा होता तो जितना उसको शेयर मिलना है वो उसके बच्चों में उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आगे। ठीक है, registration of marriage, it has been declared compulsory that every marriage solemnized under Islamic law must be registered according to the MFLO। और जो भी कोई भी मैरिज अगर हो रही है, ठीक है, तो वो अगर होनी है तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू MFLO के अकॉर्डिंग। और निकाह रजिस्ट्रार के बारे में इसमें बताया गया, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंस टू वन और मोर पर्सन कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार। यूनियन काउंसिल्स कुछ लाइसेंस वगैरह दे सकती हैं किसी भी बंदे को। ठीक है, निकाह रजिस्ट्रार को। देयर मस्ट बी वन निकाह रजिस्ट्रार इन वन वार्ड, एक वार्ड के अंदर एक निकाह रजिस्ट्रार होना लाजमी है। ठीक है,
मैरिज विदाउट निकाह रजिस्ट्रार, अब जो वो मैरिज जो निकाह रजिस्ट्रार के बगैर होती है, ठीक है। एवरी मैरिज नॉट सोलमनाइज्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार शैल बी इंडिविजुअली बी रिपोर्टेड टू हिम बाय पर्सन हु सोलमनाइज सच मैरिज। अगर किसी निकाह रजिस्ट्रार के बगैर कोई मैरिज हुई है ना, तो वो उसको उसी वक्त ही वो मैरिज बतानी पड़ेगी कि जिस बंदे ने वो मैरिज करवाई है ना, जिस मौलवी ने किसी बंदे ने अगर वो मैरिज करवाई है, तो वो जाके उसको निकाह रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि यार ये मैंने मैरिज करवाई है, तो ये आप रजिस्टर्ड कर लें, ठीक है। इफ़ अ पर्सन नॉट इन्फॉर्म द निकाह रजिस्ट्रार, अगर किसी बंदा निकाह रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करता, देन ही शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट अप टू 3 months एंड फाइन विद 1 लाख, ठीक है। अगर कोई नहीं करता, ठीक है, तो उसको क्या होगा, 1 लाख रुपए का फ़ाइन होगा और 3 months की इसको सज़ा होगी, जो बंदा वो मैरिज करवाएगा जो निकाह रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं हो करवाएगा उसके बाद, ठीक है। निकाह फॉर्म के बारे में इसमें बताया गया, द फॉर्म ऑफ निकाह नामा रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय द निकाह रजिस्ट्रार, और निकाह रजिस्ट्रार जो होगा ना, एक निकाह नामा फॉर्म का पूरा रजिस्टर बनाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व इन द यूनियन काउंसिल, ठीक है, जो जितना निकाह वगैरह होंगे उनका जो रिकॉर्ड होगा वो यूनियन काउंसिल में रखा जाएगा। कॉपीज़ ऑफ निकाह नामा मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पार्टीज आफ्टर टेकिंग द प्रिस्क्राइब फ़ी। अब कोई भी अगर वो निकाह नामा लेना चाहता है या पार्टीज़ लेना चाहती है निकाह, तो निकाह नामे की तो उनको फ़ी देने के बाद वो उसको हासिल कर सकते हैं। एनी पर्सन मे ऑन पेमेंट और प्रिस्क्राइब फ़ी ऑब्टेन कॉपी ऑफ एन एंट्री, ठीक है। किसी भी एंट्री की अगर किसी बंदे ने को कॉपी लेनी है, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी किसी का निकाह नामा लेना चाहता है तो यूनियन काउंसिल में जाके वो निकाह नामा या निकाह रजिस्ट्रार के पास जाके वो निकाह नामा ले सकता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉलीगैमी के बारे में यहाँ पे, अनदर मैरिज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है ना, डुअल मैरिज को, जो पॉलीगैमी जिसको कहते हैं कि 2 शादियाँ एट अ टाइम रखने को, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, ठीक है। नो मैन ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस मैरिज शैल एक्सेप्ट विद द परमिशन बाय इन राइटिंग द आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट एनी मैरिज। अच्छा, आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन के बगैर कोई बंदा भी दूसरी शादी नहीं कर सकता था, ठीक है। आर्बिट्रेशन काउंसिल बेसिकली बीवी को बुलाती थी और बीवी से बुला के पूछती थी कि मतलब ये आप इजाज़त देती हैं तो तब ये दूसरी शादी। नो सच मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ फर्स्ट मैरिज इज़ टू बी रजिस्टर्ड। अगर तक फर्स्ट मैरिज ने कोई भी अभी तक रजामंदी नहीं दी फर्स्ट वाइफ ने, तो तब तक दूसरी मैरिज आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी प्रोसीजर अगर हम देखें, एन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बिफोर द चेयरमैन ऑफ द विद द प्रिस्क्राइब फ़ी। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर आपने परमिशन लेनी है आर्बिट्रेशन काउंसिल से, तो आपने करना क्या है, एक एप्लीकेशन आपने मूव करनी है बिफोर द चेयरमैन को एक अपनी और प्रिस्क्राइब फ़ी आपने देनी है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ प्रपोज मैरिज इज़ टू बी डिस्कस्ड इन द एप्लीकेशन। आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं वो आपने ग्राउंड बताने हैं, ठीक है। कंसेंट विद ऑफ एग्जिस्टिंग वाइफ के साथ कंसेंट लगेगा, वो कंसेंट देगी उसमें। चेयरमैन विल आस्क द पार्टीज टू नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव दैन डिस्कस्ड एंड कंसीडर द रीज़न एंड ग्राउंड्स ऑफ अनदर मैरिज, ठीक है। वो कहेगा कि यार अपने रिप्रेजेंटेटिव आप मुकर्रर करें, ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेटिव आके आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल में आपको वो डिस्कस करेंगे, चेयरमैन जो होगा उसके साथ डिस्कस करेंगे और रीज़न बताएंगे कि दूसरी शादी क्यों की जा रही है, ठीक है। ऑन द सेटिस्फेक्शन द काउंसिल में ग्रांट परमिशन, ठीक है। अगर सेटिस्फाई वो हो जाती है काउंसिल, तो वो एक ग्रांट कर देगी, एक परमिशन दे दी। रिवीजन में भी फाइल्ड टू कलेक्टर हुज डिसीजन इज़ फाइनल, ठीक है। अगर कोई बंदा नहीं सेटिस्फाई होता आर्बिट्रेशन काउंसिल के या काउंसिल के अपने उससे, तो वो रिवीजन एक फ़ाइल कर सकता है कलेक्टर के पास और उसका डिसीजन फाइनल होगा। पनिशमेंट, when a man will not follow the procedure, then he will be punished with if contract of other marriage is without the permission of the council of the first wife, ठीक है। इसको पनिश भी किया जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली पे डावर, उसी वक्त उसको चाहिए कि फर्स्ट वाइफ को डावर दे, जब हक महर उसी वक्त उसको अदा कर दे, ठीक है। कन्विक्शन अपॉन द कंप्लेंट विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच इज़ एक्सटेंड टू 1 year एंड अप टू फाइन विच अप टू 5 लाख, ठीक है। 5 लाख तक उसको तकरीबन फ़ाइन हो जाएगा। अच्छा, डिवोर्स की अगर हम लोग बात करें, अब इसमें डिवोर्स के बारे में भी बताया गया। एनी मैन हु विशेस टू डिवोर्स इज़ वाइफ, ठीक है। अब डिवोर्स अगर कोई बंदा अपने वाइफ को करना चाहता है, एज सुन एज आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट गिव्स द चेयरमैन नोटिस इन राइटिंग हैविंग डन सो, ठीक है। तो अगर उसने कोई डिवोर्स देनी है या दी है, तो जाके यूनियन काउंसिल में जाके तो चेयरमैन को एक नोटिस देगा, शैल सप्लाई द कॉपी टू द वाइफ, और एक कॉपी वाइफ को भिजवाएगा, ठीक है। हुएवर वायलेट सच प्रोविजन शैल बी पनिश्ड सिंपल इज 1 year एंड अप टू 5,000 उसको फाइन होगा, ठीक है। अगर कोई इसको नहीं मानता इस चीज़ को, तो एज़ टू अफेक्ट अगर हम बात करें, तलाक शैल बी अफेक्टेड टिल 90 days अनलेस रिवोक्ड अर्लियर, ठीक है। तलाक जो होगी ना, वो 90 days में अंदर 90 days के बाद अफेक्ट होगी। अफेक्ट उसका तब आएगा 90 days के बाद पहली तलाक होगी, ठीक है। जब अगर उसको दरमियान में रिवोक नहीं किया गया और अगर रजू नहीं किया गया, तो वो 90 days बाद पहली तलाक हो जाएगी। इफ़ द वाइफ इज़ प्रेगनेंट एट द टाइम ऑफ तलाक, दैन द तलाक शैल नॉट बी अफेक्टेड अंटिल डिलीवरी। अगर वाइफ प्रेगनेंट है, ठीक है, और जब तक वो वाइफ की डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो तलाक जो होगी ना अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तलाक हो ही नहीं होगा, तब तक होगी नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर दैन बाय तलाक, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर दैन तलाक अगर देखें, तो व्हेन द राइट ऑफ डिवोर्स हैज़ बीन डेलीगेटेड टू द वाइफ शी विशेस टू एक्सरसाइज हिज राइट्स द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 7 विल अप्लाई, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि
अगर कोई किसी ने अगर डिसोल्यूशन अगर करनी है, तलाक अगर किसी ने खुला लेनी है या कुछ भी है, तो ये जो ऊपर जो बताए गए हैं ऐसे ही इसने भी वाइफ ने भी करना है इसे, ठीक है। सेक्शन आर्टिकल 7 के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वही करना है वाइफ ने भी। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एडुकेटली वेयर ही हैज़ मोर देन वन वाइफ एंड ही फेल्स टू मेंटेन दम इक्वली, ठीक है। अगर एक बंदे की एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं और उसने उनको मेंटेन नहीं प्रॉपर कर पा रहा, तो ठीक है वो फेल हो जाता है। देन वाइफ अप्लाई टू आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल में वाइफ अप्लाई कर सकती है। काउंसिल इशू है सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस और टू वाइफ, ठीक है, एक सर्टिफिकेट देंगी मेंटेनेंस टू वाइफ स्पेसिफिक द अमाउंट विच मस्ट बी पेड मेंटेनेंस बाय हस्बैंड, एक सर्टिफिकेट देगी जिसके ऊपर जो हस्बैंड उसको पाबंद कर देगी कि यार ये आपने खर्चा बीवी को देना है, ये बेसिकली खर्चे की बात हो रही है। हस्बैंड एंड वाइफ में फाइल अ रिवीजन टू कलेक्टर, अगर हस्बैंड और वाइफ को खुश नहीं है उससे तो वो आप कर सकते हैं, कलेक्टर के पास उसकी दे सकते हैं, रिवीजन दे सकते हैं। वेयर नो डॉवर की अगर हम बात करें, वेयर नो डिटेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डॉवर स्पेसिफाइड इन एकानमा देन द एंटायर अमाउंट शैल पेपर ऑन द डिमांड अंदर MFLO, ठीक है। MFLO के अंदर जो भी डॉवर की जो चीज़ें दी गई ना, जो डिमांड के ऊपर डॉवर देना है, ठीक है, उसी के मुताबिक ही डॉवर देना है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के ऊपर अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, MFLO हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द क्रिटिसिज्म बाय द स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ सेड दैट MFLO इज़ नॉट कंप्लीट कन्फर्म विद द इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अगर हम लोग MFLO को तरफ देखें तो कुरान और सुन्ना के प्रॉपर बराबर नहीं है, कुरान और सुन्ना के बहुत सारी चीज़ें इसमें कुरान और सुन्ना के खिलाफ हैं, ठीक है। पॉलीगैमी में अगर हम बात करें, इस्लाम परमिट्स मैन मोर देन 4 वाइफ्स MFL एंड सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। इस्लाम इंसान जो मर्द है उसको 4 शादियों की इजाज़त देता है, ठीक है, पर जो MFLO है उसने रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर इम्पोज कर दी गई। इन इस्लामिक लॉ हस्बैंड कैन डिवोर्स हिज वाइफ इवन विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, हस्बैंड अपनी वाइफ को विदाउट एनी रीज़न तलाक दे सकता है। MFL इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और प्रोसीजर टू बी फॉलोड, तो ये MFLO ने कहा है कि नहीं जी आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमने MFLO के बारे में देखा कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है, तो वो हमने देखा। तो अब ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।